मित्रों, आपका बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यानमाला में स्वागत है। हम एकांकी के बारे में पढ़ रहे थे और एकांकी का नाम था साहब को जुकाम है। लेखक का परिचय हमने ले लिया था, उद्देश्य के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी और एकांकी के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इस एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं उनकी जो चरित्रगत विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। प्रारंभ में हमने देखा था कि इस एकांकी में जब हमने पात्र एवं चरित्र चित्रण पे चर्चा की थी तो मैंने ये कहा था कि पात्रों की संख्या कुछ अधिक है, लेकिन इतनी अधिक भी नहीं है कि वो एकांकी के विकास में बाधा बने। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई ये पूछे कि इस एकांकी के प्रमुख पात्र कौन हैं और उनकी चरित्रगत विशेषताओं को हम उजागर करें तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है कि संवादों के दौरान बार बार पात्र बदलते हैं और किसी भी पात्र को इतना अवसर इसमें नहीं मिलता कि वो प्रमुखता से अपने आप को स्थापित कर सके। फिर भी बड़ा प्रश्न तो मान लो नहीं बनेगा, लेकिन छोटा प्रश्न जिसका उत्तर छोटा हो वो बन सकता है, हमसे पूछा भी जा सकता है। तो कुल मिला के 10-12 पात्र हैं इसमें, जिनमें से कुछ सामने आते हैं, कुछ सामने नहीं आते, कुछ खाली फ़ोन के माध्यम से ही आते हैं, नाम आता है, या पात्रों की आपस की चर्चा के माध्यम से आते हैं। उनमें से कुछ पात्र अपना प्रभाव छोड़ते हैं, या ये कहें कि अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि इनमें पात्र हैं कौन कौन। तो हम क्रम से देखते हैं। तो जिस पात्र से एकांकी शुरू की जाती है उसको ही लें। सबसे पहले मोहन आते हैं, मोहन नाम का एक पात्र है। फिर ब्रज बिहारी नाम के एक पात्र हैं इसमें, शीतल नाम के भी हैं, कुमार से नाम से भी इसमें पात्र हैं, मेहरोत्रा, रंजन, विश्वनाथ, कौशल, सेक्रेटरी और धीरेन्द्र दत्त, जिसके बंगले पे ये पूरे एकांकी की कहानी घूमती है। तो धीरेन्द्र दत्त के अलावा, हालांकि धीरेन्द्र दत्त तो अंत में आते हैं, हाँ, उनके स्वभाव का कुछ कुछ पता हमको दूसरे पात्रों के संवादों के माध्यम से लग जाता है, तो अंत में करेंगे उनकी चर्चा। तो इनमें से 4 पात्र प्रमुख रूप से हमको दिखाई देते हैं, जिनका कुछ प्रभाव या जिसका कुछ चरित्र हमारे सामने उभर करके आता है। मोहन, शीतल, ब्रज बिहारी और विश्वनाथ। इनमें मोहन और शीतल ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, ब्रज बिहारी और विश्वनाथ कुछ कम डालते हैं, और विश्वनाथ इनमें सबसे कम प्रभाव डालने वाले पात्र हैं। यहाँ मैं धीरेन्द्र दत्त को शामिल नहीं कर रहा हूँ, उनकी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो मोहन से जिससे कि एकांकी प्रारंभ होती है वो एक सुलझा हुआ समझदार व्यक्ति नजर आता है। हालांकि बुजुर्ग नहीं है, उसको युवा ही मान सकते हैं, लेकिन फिर भी और लोगों से बातचीत के दौरान ऐसा लगता है कि वह एक समझदार व्यक्तित्व रखता है
और उसके स्वभाव में कम बोलने की आदत है। यहाँ कम बोलने से तात्पर्य इतना ही है कि वह बेकार में बिना ज़रूरत के बात नहीं करता। हाँ, जितनी आवश्यक है उतनी ज़रूर कर लेता है। तीसरी जो विशेषता उसके स्वभाव में आती है वो है समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। ये देखिए कि बिल्कुल अपरिचित लोगों में है, वहाँ उसका कोई परिचित नहीं है, और बुलाते लेखक हैं, उसके बावजूद अन्य लोगों से भी वह भली भांति परिचित हो जाता है। बोलता कम है लेकिन फिर भी उनसे अच्छा परिचय बना लेता है। तो ये जाहिर होता है कि वहाँ समय कैसा है, वहाँ स्थान कैसा है, उसके अनुसार, उन लोगों के अनुसार स्वयं को उसने ढाल लिया। तो ये कह सकते हैं कि वह अनुकूलित या अनुकूलन करने योग्य स्वभाव का व्यक्तित्व रखता है। एक बात और उसकी नज़र आती है स्वभाव में या चरित्र में कि अपरिचितों से कम घुलना मिलना। और लोग जबकि एक दूसरे से परिचित नहीं है फिर भी चाय पार्टी पे आके चाय पीने के लिए दूसरों से चर्चा भी कर रहे हैं, चाय भी ला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, नाश्ते के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन मोहन अपना अलग बैठा रहता है। वह अपरिचितों के बीच में नहीं जाता, उनके बीच में जा कर के नहीं घुलता मिलता। तो वह अपरिचितों से घुलना मिलना कम पसंद करता है। पांचवी जो विशेषता उसके स्वभाव में हमको दृष्टिगोचर होती है वो है काम से काम रखने वाला। जिस काम से वह आया है उसका ध्यान सिर्फ उस काम के लिए है, अन्य कामों में, बातों में, गपशप में वो व्यस्त नहीं होता। जब तक काम नहीं हो जाए तब तक अन्य बातों में। और लोग जब अंत में जा रहे होते हैं तो उसको भी बुलाते हैं कि आ जाए, उस कैफ़े में चलते हैं और अपने चाय पीते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया था। तो इसका मतलब ये निकलता है कि वह व्यक्ति अपने काम के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, बल्कि उस पर पूरा ध्यान रखने वाला व्यक्तित्व है। छठी जो विशेषता आती है, रंगमंच के तत्वों से परिचित या ज्ञानी व्यक्ति है। किस तरह से? क्योंकि वह लेखक भी है, वह अभिनेता भी है, वह निर्देशक भी है। तो निर्देशक होना, लेखक होना ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि वह एकांकी की या नाटक की जो वृत्तियां हैं या उसके जो तत्व हैं उनकी पूरी जानकारी नहीं रखता हो। और विभिन्न पात्रों से चर्चा के दौरान जो तत्वों पर आधारित बातचीत उनकी होती है उसमें भी वो इन बातों को स्पष्ट करता है कि वह एकांकी ठीक थी, वह उसकी बुराई का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से वे बताता है अपने उन साथियों को जो उसके पास बैठे हैं। तो उससे पता लगता है कि वह नाटक के या रंगमंच के तत्वों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति है। फिर है दूसरों की बुराई में विश्वास न रखने वाला। अन्य लोग बातचीत में, जैसे दूसरे जो कलाकार हैं इस एकांकी के, ब्रज बिहारी है, शीतल है, कुमार है, मेहरोत्रा है, कौशल इत्यादि हैं, वो जब अन्य लोगों की बुराई कर रहे होते हैं तो भी वह किसी बुराई में शामिल नहीं होता। और उसके साथ साथ ये और कहता है कि दत्त साहब के अलावा यदि आप और किसी की बुराई करते भी हैं, कोई बात कहते भी हैं, तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, आप कह सकते हैं। लेकिन वो उसमें कहीं भी शामिल नहीं होता। और दूसरी चीज़ उसके स्वभाव से जाहिर होता है कि इधर की बात उधर नहीं करने वाला व्यक्तित्व उसका साथ में है, क्योंकि वो यहाँ से सुनी हुई बात दूसरी जगह नहीं कहता है, ऐसा उसकी बातचीत से यहाँ हमको लगता है। फिर है नाटकों से संबंधित घटनाओं का ज्ञाता।
खाली नाटक के तत्वों का ही ज्ञाता नहीं है, बल्कि नाटक कहाँ कहाँ कौन कौन से नाटक खेले जा रहे हैं, उन नाटकों में क्या हुआ, क्या वो मूल नाटक थे या नहीं, जो वर्तमान में नाटक खेला गया जिसके बाद चर्चा हो रही है, या इस कला मंच का जो है विभाजन हो गया, उसमें वो नाटक मूल है या किसी दूसरे की पैरोडी है, इस पर भी वो ध्यान रखता है। और ये घटना जाहिर होती है, ये बात जाहिर होती है कि लाहौर में यही नाटक जो कि यहाँ खेला गया था, शहजादा सलीम, तो लाहौर में खेला गया था, तो उसकी भी ध्यान है, और वो लाहौर जाके आया है, ये भी उसकी बातचीत से पता लगता है। तो वह नाटकों के बारे में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनकी काफ़ी अच्छी जानकारी भी रखता है। फिर है विश्लेषण करने वाला, वह व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तियों के स्वभाव की भी और नाटक और रंगमंच से संबंधित बातों का विश्लेषण करने का स्वभाव भी रखता है। वह ताज नामक संस्था के द्वारा किए गए नाटक जो लाहौर में खेला गया था, और बाद में एक और संस्था ने नाटक खेला था जो इप्टा द्वारा खेला गया था, तो इप्टा द्वारा खेले गए नाटक पर भी जब चर्चा कर रहा होता है तो उसका पूरा विश्लेषण कर देता है। तो उससे पता लगता है कि नाटकों का विश्लेषण या तो वो तभी कर पाएगा जब वो ज्ञाता होगा नाटक के तत्वों का। जो अंतिम जो विशेषता हमारे सामने नज़र आती है वो है व्यवहार कुशलता, कि इसके व्यक्तित्व में व्यवहार कुशलता नज़र आती है। वो दत्त साहब का भी निकट हो गया क्योंकि उन्होंने उसको बुलाया है, और अन्य जो सदस्य आए हैं उन सबको भी उसने अपना बना लिया है, और सब उसको अपने पास आने का या अपने साथ चलने का न्योता भी दे गए हैं। तो वह एक व्यवहार कुशल व्यक्तित्व का मालिक है। तो ये तो थे मोहन नामक पात्र। दूसरे आते हैं शीतल। ये एक ऐसा व्यक्तित्व उभर करके आता है जो कि अपने आप को प्रदर्शित करने की भावना रखता हो। तो इनकी कुछ विशेषताओं को भी हम यहाँ उजागर करते हैं कि इनका व्यक्तित्व ऐसा है जो स्वयं के महत्व को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने की रुचि रखते हैं, स्वयं को दिखाना चाहते हैं कि मैं हूँ, और इस चक्कर में ये दूसरों को भी कई बार नीचा दिखा जाते हैं या उनके महत्व को कम कर जाते हैं। दूसरी एक आध जगह ऐसी चर्चा आई है, चाहे वो दिखावे के तौर पर ही आई हो, लेकिन इनके स्वभाव से ऐसा लगता है कि ये रंगमंच के उत्थान में रुचि रखते हैं। इसीलिए विभिन्न संस्थाओं में इन्होंने काम किया, और आते आते इन्होंने एक अपनी नई संस्था की स्थापना भी कर ली। तो ये कार्य बताते हैं कि ये रंगमंच के उत्थान में अपनी अभिरुचि रखते हैं। फिर है इनके स्वभाव में द्वेष भाव। जब ये मोहन से बातचीत कर रहे होते हैं, जब ये ब्रज विहारी से बात कर रहे होते हैं, जब ये कुमार के साथ बात कर रहे होते हैं, तो इनकी बातचीत से जब ये दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे होते हैं, तो इससे या किसी की प्रशंसा करते ही नहीं है, तो उससे ये लगता है कि ये एक ऐसे स्वभाव के मालिक हैं जो दूसरों के प्रति द्वेष रखता है। फिर है व्यंग्य बाण छोड़ने वाला स्वभाव बातचीत में। बातचीत के दौरान कई ऐसे स्थल आते हैं जहाँ ये व्यंजना के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से, जैसे इप्टा पर भी व्यंग्य करते हैं, इसके अलावा ये अपने ब्रज विहारी पर भी करते हैं, कई बार शीतल पर भी करते हैं, शीतल तो खुद है ही घर, मेहरोत्रा रंजन पे भी करते हैं। तो उससे पता लगता है कि ये अपने बातचीत के दौरान व्यंग्य का प्रयोग भी करते हैं। फिर है आसपास की कमियों को ढूंढने वाला। इनकी बातचीत में कई जगह ऐसा दिखाई देता है कि इनको अच्छाई कम नज़र आती है और बुराइयां अधिक आती है। अच्छाई सिर्फ स्वयं में नज़र आती है और दूसरों में बुराइयां। जैसे कई एक आध संस्था की बात हुई है तो उसके बारे में भी कहा है कि उन संस्थाओं में क्या है। इप्टा की बात हुई है तो उसमें भी यही कहा है कि इप्टा क्या है, कुछ नहीं है, जबकि खुद उनके कोई ज़माने में सदस्य रह चुके होते हैं। तो ये असंतुष्ट व्यक्तित्व की एक निशानी है जो इनमें दिखाई देती है। तो आसपास की कमियों को उस मीन में निकालने वाला स्वभाव इनका रहा है।
महत्वाकांक्षा का भूखा या महत्वाकांक्षी, ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। इस महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप ही इसने बहुत सी संस्थाएं बदली, बहुत से कार्य किए, यहाँ तक कि लेखक भी बने, और यहाँ तक कि इन्होंने आटा नामक एक संस्था की भी स्थापना की, जिसका पूरा नाम हम कहें तो इलाहाबाद एमेच्योर थिएट्रिकल एसोसिएशन नाम रखा गया। और ये जाहिर करता है कि वो अपने आप को और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये इप्टा और आटा नाम की संस्थाओं के भी सदस्य रहे, तो नाटकों के विकास के लिए इन्होंने या अपने नाम के लिए इन्होंने बहुत सी संस्थाओं का भी उपयोग किया, अर्थात संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करने और छोड़ने अपने मतलब के अनुसार इनको कहीं कोई झिझक नहीं है। और ऊपर हम देख चुके हैं कि ये जो है आसपास कमियां ही ढूंढते हैं, तो कमियां कौन व्यक्ति ढूंढता है? जो असंतुष्ट होता है। तो ये स्वभाव से असंतुष्ट व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं। सावधान स्वभाव या सावधानी, बात करते समय आसपास कौन बैठे हैं ये ध्यान रखने की इनकी प्रवृत्ति है, ताकि उनके द्वारा कही गई बात जो किसी के विरोध में है उस तक नहीं पहुंच जाए। बोलने से पहले परिचय लेते हैं कि आपका कहीं उस संस्था से तो संपर्क नहीं है या उस संस्था से संपर्क नहीं है तो बता दीजिए, तो मैं नहीं बोलता हूं। तो ये सावधानी उनकी रहती है। इसके अलावा ये कलाकार हैं, चाहे मजाक में ही कही हो, मेहरोत्रा ने या कुमार ने बात कही है कि ये अपने आप को रेडियो आर्टिस्ट भी कहते हैं, कई बार रेडियो कार्यक्रम इनके हो चुके हैं। अभिनेता ये हैं ही, इसके अलावा लेखक भी अपने आप कहते हैं, क्योंकि इन्होंने नाटक भी लिखा है। और मतलबी और संबंध बनाने, मतलबी और मतलब के अनुसार संबंध बनाने का व्यक्तित्व है, क्योंकि जहाँ जहाँ इनकी आवश्यकता हुई वहाँ ये लोगों से संबंध बनाए, जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं वहाँ संबंध तोड़ लिए। तो ये बताते हैं कि ये मतलबी स्वभाव के हैं। और अहंकारी और स्वाभिमानी व्यक्तित्व भी इनका रहा है। अहंकारी इसलिए, एक जगह जब वार्तालाप होती है चाय वगैरह पान के, तो ये कहते हैं कि जो चाय पान पे बुलाने वाले व्यक्ति हैं, न तो वो खुद है, न उनका सेक्रेटरी है, न कोई और संस्था का सदस्य है, तो यहाँ क्या हम कोई चाय पानी ही पीने आए हैं? तो ऐसे क्यों बुलाया गया है? तो और यहाँ चाय पानी नहीं करेंगे। ये बताता है कि अहंकारी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको अहंकार न कह करके स्वाभिमान कहता हूँ। तो वो स्वाभिमानी व्यक्तित्व के मालिक भी रहे हैं। फिर है एक अन्य पात्र, ब्रज बिहारी। इनका बहुत बड़ा जो है रोल तो इस एकांकी में नहीं है, लेकिन फिर भी इनका व्यक्तित्व रंगमंच में रुचि रखने वाला, अर्थात नाटकों में, एकांकियों में या रंगमंच के कार्यों से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनमें रुचि रखने वाले व्यक्ति ये हैं। फिर दूसरी बात जो इनकी आती है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं। शहर में हालांकि पुराने नहीं आए हुए, लेकिन उसके बावजूद इनको शहर की घटनाक्रम की समस्त रूप से जानकारी है। तो ये बताता है कि ये आसपास शहर में, नाटक के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में होने वाली जो गतिविधियां हैं उन सब की जानकारी ये रखते हैं। फिर चौथी जो बात इनकी आती है, तीसरी जो बात आती है, वो है दूसरों के व्यक्तित्व में झांकने वाले। जिन लोगों से संबंध इनके रहे हैं उन लोगों के व्यक्तित्व में कौन कौन सी खासियतें, क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, उस सब में ये रुचि रखते हैं। ये दत्त साहब के बारे में भी अपने विचार रखते हैं, शीतल के बारे में भी अपने विचार रखते हैं, इन सब के बारे में इनकी जानकारी है। और यहाँ तक कि मोहन से जो अभी संपर्क में है उसके व्यक्तित्व के बारे में भी इनने बहुत कुछ जान लिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दूसरे लोगों की जानकारी रखने में रुचि रखने वाले व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा बातचीत करने में माहिर और उस माहिराना व्यवहार के दौरान व्यंग्य भी करना। इतने लोगों के बीच में वो आए, बहुत से लोग बीच में आए, हालांकि पहले परिचित नहीं थे, जैसे शीतल पहले इनसे परिचित नहीं था,
लेकिन तुरंत ऐसे लगने लग गया जैसे कि ये दोनों बहुत परिचित हों। तो बातचीत ये, और जितने भी लोग आए सबसे इन्होंने बातचीत की है, तो इससे पता लगता है कि बातचीत करने में काफ़ी माहिर व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो कि बात करने में बहुत अधिक सरल और सुलभ है। इसके अलावा एक आध जगह ऐसा भी आया है जब वो पौराणिक बातों को भी सामने लाते हैं। जैसे जब हस्तिनापुर की बात चली, श्रीदत्त साहब की जब चर्चा चल रही थी, तो कहा था ये तो हस्तिनापुर की बात है कि दिखता कुछ है और होता कुछ है। तब कहते हैं कि अरे ये तो हस्तिनापुर के पास के हैं, वहीं के हैं, तो ये तो सब जानते हैं। तब यहाँ पता लगता है कि ये पुराने जो हमारी पौराणिक बातें हैं उनकी भी जानकारी रखते हैं। चौथा जो व्यक्तित्व आता है वो है विश्वनाथ। विश्वनाथ का कोई बहुत चौड़ा स्वभाव हमारे सामने निकल करके इनकी बातचीत या अभिनय के दौरान में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि ये रंगलीला नामक एक संस्था के मंत्री भी हैं और आर्ट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, और इप्टा नामक जो कि मजदूरों की एक संस्था होती है उसके भी सदस्य हैं, या उनसे भी इनका संबंध है। और एक चीज़ जो विशेष तौर पर हमारे सामने स्पष्ट होकर निकलती है कि ये व्यवहार में मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम इसको लापरवाही भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा परवाह अपने आसपास की जानकारी रखते हुए भी नहीं करते हैं, और इसके बावजूद ये सावधान व्यक्तित्व के मालिक हैं, सावधानी रखने वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं, क्योंकि जब भी बोलते हैं तो अपने आसपास पता कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कहीं चुगली तो नहीं कर देगा, या सुन कर के उस बात को इधर उधर लगाने का कार्य तो नहीं कर देगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये चार पात्र जो कि उस दवे साहब के धीरेन्द्र दत्त साहब से अलग रह कर के आए हैं। अब आते हैं दत्त साहब। हम जानते हैं कि इस पूरी कथा के सूत्रधार दत्त साहब हैं। उन्हीं के बंगले पर ये सारी घटना घटित होती है। हालांकि वो पूरी एकांकी में कहीं नहीं आते सिवाय अंत में आने के, फिर भी अन्य पात्रों के माध्यम से उनके स्वभाव की विशेषताएं हमारे सामने आ जाती है। रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं, कलाकारों से संबंध रखते हैं, नाटकों में और इनमें अभिरुचि रखते हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं और जोड़ तोड़ में माहिर हैं। तो इससे इनका व्यक्तित्व कोई बहुत अच्छा तो निखर के नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे को नाटक एकांकियों में उनके विकास में लगाता है। हालांकि खुद के स्वार्थ हैं, खुद की रुचि है, खुद को प्रस्तुत करना इनका उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ अन्य लोगों से संपर्क बनाने का साधन भी इन्होंने इसको बना रखा है। तो इस तरह से एक व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के मालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी बातें छिपाने में भी माहिर हैं। गुटबाजी को रोक नहीं पाने का जो इनका व्यक्तित्व की कमजोरी है वो भी हमारे सामने उभर करके आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 5 पात्र जो है वो प्रमुख रूप से उभर करके हमारे सामने इस एकांकी में आते हैं। इसी के साथ एक प्रश्न बनेगा कि इन पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग, बड़ा प्रश्न तो या तो 2-3 पात्रों के बारे में पूछे तब बनेगा, यदि एकल पात्र के बारे में पूछते हैं तो बड़ा प्रश्न बनना इसमें ज़रा मुश्किल है। तो आप छोटे प्रश्नों के लिहाज से इसकी तैयारी कीजिए। इसी के साथ आज की हमारी ये बातचीत हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।